Good morning students. Today we are going to continue chapter 5 democratic resurgence. In last video we have discussed about the implementation of national emergency 1975 on the basis of internal disturbance. We have discussed about 44th and 42nd amendment in brief. Students, today we will continue this chapter and we will discuss about some latest topics which are added in this year. So students, the topic is democratic upsurge. अब democratic upsurge का मतलब क्या होता है, इसको आप यूँ समझने की कोशिश करें. It means inclusive political system और inclusive electoral system. Students, अगर आपको one line में और one word में कभी कहा जाता है that what do you mean by democratic upsurge, तो आपका वन वर्ड में आंसर होना चाहिए इंक्लूसिव इलेक्टोरल सिस्टम या फिर इंक्लूसिव इलेक्शन. तो जिस डेमोक्रेटिक अपसर्ज की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है. इसमें सिर्फ इलेक्शन पर ही फोकस किया गया है इन योर सिलेबस, जो NCERT ने और CBSE ने वेरी स्पेसिफिकली इश्यू किया है. अब इस डेमोक्रेटिक अपसर्ज में कुछ वेव्स को डिस्कस किया गया है. एक्चुअली स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, आपने कभी शायद उनका नाम पढ़ा सुना होगा, अभी नहीं तो आई एम श्योर अबाउट इट. क्या फर्स्ट ईयर में जैसे ही एंटर करेंगे, चाहे आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आप अगर ग्रेजुएशन परसू करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आप अगर परसू करते हैं या फिर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन परसू करें इन पॉलिटिकल साइंस, आपको एक नेम सुनने को मिलेगा इन फर्स्ट ईयर, दैट इज हंटिंगटन. ठीक है. हंटिंगटन के अलावा दूसरे ऐसे कुछ थिंकर्स हैं. इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो योगेंद्र यादव जो हैं, उन्होंने इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है या फिर वेरी स्पेसिफिकली इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उसकी इंक्लूसिवनेस जैसे जैसे बढ़ी है, उस हिसाब से उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को 3 स्टेजेस में या फिर 3 पार्ट्स में, 3 एरा में और 3 अपसर्ज में उन्होंने डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज कब आया था. मैंने आपको हंटिंगटन का एग्जाम्पल दिया. हंटिंगटन, हमने यहाँ पे अपसर्ज लिखा है ना, हंटिंगटन उस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा चेंज करके वो यूज़ करते हैं वेव, डेमोक्रेटिक वेव. और हमारे यहाँ पे योगेंद्र यादव ने क्या टर्म यूज़ किया है, दैट इज अपसर्ज. सिर्फ एक नेम चेंज किया है उन्होंने, बाकी कंसेप्ट वही है. हंटिंगटन की बात करें तो हंटिंगटन बताते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कब कब आई है. इस हिसाब से हंटिंगटन ने 1952, 1990 और 2000 का जो ये हाफ सेंचुरी है, इस हाफ सेंचुरी को हंटिंगटन ने डिवाइड किया है इनटू 3 वेव्स की कब कब डेमोक्रेसी की वेव आई है. ठीक है. वैसे ही हमारे कंट्री में योगेंद्र यादव, जो कि CSDS के एक प्रोमिनेंट एनालिस्ट हैं. अब CSDS क्या है वापस मैं आपको बताने नहीं जाऊंगी. तो योगेंद्र यादव ने हमारा पार्टिसिपेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ बात होती है डेमोक्रेसी की, वहाँ पे हम ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो यहाँ पे इस डेमोक्रेटिक अपसर्ज में बात की गई है बाय द पीपल की. बाय द पीपल मीन्स हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में जो वी द पीपल हैं, उनका पार्टिसिपेशन कब कब बढ़ा है. तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. मैंने यहाँ पे टाइम वाइज डिवाइड कर रखा है इस पूरे अपसर्ज को इनटू 3 पार्ट्स और 3 एरास. फर्स्ट एरा आता है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब आपके फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे. फर्स्ट इलेक्शन कब कंटेस्ट हुए थे स्टूडेंट्स? फर्स्ट इलेक्शन
was contested in 1951 and 52. 52 का जो इनिशियल क्वार्टरली है तब भी वो कंक्लूड हो चुके थे, बाकी मेजर इलेक्शन जो थे वो 1951 में हो चुके थे। तो 1950 में हमारा देखो 49 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, 50 में इम्प्लीमेंट हुआ, 51 लास्ट क्वार्टर देखें तो उसके काफ़ी सारे इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो चुके थे, और 52 फरवरी मार्च तक इलेक्शन कंप्लीट हो चुके थे। तो 1951 में जब हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन तभी से स्टार्ट हुआ है। बिफोर 1950 की बात करके देखें तो एज वी ऑल नो कि दैट टाइम कॉलोनियल पीरियड था, और कॉलोनियल पीरियड में वोटिंग राइट सिर्फ 10% लोगों के पास ही थे, और उसका वोटिंग राइट का जो बेस था दैट वाज इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल स्टेटस। तो हम जो कॉमन मैन ऑफ इंडिया हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, तो दैट टाइम डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ ही नहीं था। डेमोक्रेटिक अपसर्ज मतलब इंक्लूसिव, लोगों का पार्टिसिपेशन एक वेव के जैसे कब सामने आया? इन 1951-52 फर्स्ट इलेक्शन। इसमें क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले तो अडल्ट फ्रेंचाइज यूज़ हुआ था। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी अडल्ट हैं, दैट टाइम अडल्ट की जो एज थी दैट वाज वोटिंग की जो एज थी दैट वाज 21 ईयर्स। तो जो भी 21 ईयर्स के थे, बैंकरप्ट नहीं है, और जिनको जो बिल्कुल एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब्ड भी नहीं है, इस तरीके के लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था। एक तरीके से पूरे इंडिया को, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें तो इंडिया के सारे अडल्ट्स के पास वोटिंग राइट था। ठीक है, आगे बढ़े। फॉल्सिफाइंग वेस्टर्न मिथ। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फॉल्सिफाइंग वेस्टर्न मिथ, तो ये वेस्टर्न मिथ क्या है और हमने कैसे इसको फॉल्सिफाई कर दिया? एक्चुअली वेस्टर्न मिथ ये माना जाता था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ना, बिफोर दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था, और हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोच रखा था कि जब भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तब हम अडल्ट फ्रेंचाइजी देंगे। तब जो वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न एनालिस्ट, वेस्टर्न पॉलिटिशियंस वो इंडिया के ऊपर हंसते थे दैट टाइम। आपकी कंट्री में जहाँ पे पॉलिटिकली कोई अवेयर नहीं है, लोगों को अपने राइट्स मालूम नहीं है, एक्सट्रीम पुअर्टी है। हमको मालूम है 47 के टाइम पे इंडिया में एक्सट्रीम पुअर्टी थी, एजुकेशनल स्टेटस किसी की कुछ नहीं है, एक्सट्रीम इलिटरेसी है, 2% लिटरेसी रेट थी दैट टाइम, 2% लिटरेसी रेट, एक्सट्रीम पुअर्टी। तो बहुत सारे जो एनालिस्ट थे उन्होंने कहा ये तो चल ही नहीं सकता है, एक्सट्रीम पुअर्टी, इलिटरेसी, पॉलिटिकल अवेयरनेस की अब्सेंस हो, वहाँ पे आप डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल को इंट्रोड्यूस करें, दोनों की जम नहीं सकती है। तो जो वेरियस जो हमारे यहाँ पे स्कैर्सिटीज थी उनका डेमोक्रेसी के साथ मैच अगर आप करेंगे उसको, तो वो मैच नहीं हो पाएगा, इनकी आपस में बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये स्कैर्सिटी है और ये डेमोक्रेसी है, दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी जो सक्सेसफुल है ना, उसका रीज़न है कि वो लिटरेट है, बिल्कुल उनके वहाँ इस तरह की स्कैर्सिटीज़ नहीं है, इस वजह से डेमोक्रेसी वहाँ पे फिट बैठती हैं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में आप अगर डेमोक्रेसी को दैट टाइम इम्प्लीमेंट करें, उन्होंने कहा कि ये मॉडल तो फेल होगा और कम्प्लीटली फेल होगा ये मॉडल। और इवन हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था दैट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया के लिए दैट टाइम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जो थे, जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उनके एडिटर्स हैं, वो कह रहे थे कि इंडिया में ये अडल्ट फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और इंडिया जो है वो कम्प्लीटली र्यून कर जाएगा, इंडिया की जो पोजीशन है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, एक ग्रेट फेलियर प्रूव होगा फॉर इंडिया टू प्रोवाइड अडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया। तो ये ग्रेट फेलियर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था।
लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन सारे वेस्टर्न मिथ्स को, वेस्टर्न मिथ्स क्या थे, वेस्टर्न मिथ ये था कि अगर आपको डेमोक्रेसी लानी है तो डेमोक्रेसी की प्री रिक्विजाइट्स है मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस, ये सारी प्री रिक्विजाइट्स है ऑफ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी प्री रिक्विजाइट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। अगर आप मॉडर्न हैं, आप हाईली डेवलप्ड हैं और आपके यहाँ पे किसी तरह की स्कैर्सिटी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, तब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करो। तो डेमोक्रेसी की प्री रिक्विजाइट्स थी दीज सम कंसेप्ट्स और सम थिंग्स, और इंडिया में तो ये कुछ था ही नहीं। तो हमने वेस्टर्न में की टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, इट इज़ मस्ट to be developed, to be modernized, absence of each type of, any type of scarcity, every type of scarcity, इस तरह की बातें होनी चाहिए। हमारे पास ये सब नहीं था, हमने डायरेक्टली एक लॉन्ग जंप किया टू द डेमोक्रेसी, और लॉन्ग जंप में हमको क्या मिला, हमने अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड की टू इंडियंस, वोटिंग हुई, अच्छा परसेंटेज, हमारी जो स्टेटस थी दैट टाइम की उसके हिसाब से मान सकते हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज अच्छा था, ठीक था, ठीक है। और उसके बाद देखो आज की डेट में 74 ईयर्स हो चुके हैं हमें, और हम आज की डेट में भी सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने ये वेस्टर्न मिथ्स को फॉल्सिफाई कर दिया कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट नहीं आती, डेमोक्रेसी की प्री रिक्विजाइट्स हैं, ये सब गलत है। डेमोक्रेसी डायरेक्ट भी आ सकती हैं अगर वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनमें वो एक एस्पिरेशन हो टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, एक अफेक्शन, एक रिस्पेक्ट हो टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा फर्स्ट अपसर्ज जिसमें कि हमारे वोटर्स ने एक बहुत ह्यूज लेवल पर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करते हुए हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। आगे बढ़े स्टूडेंट्स तो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम लोग देखते हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज का। दैट वाज कि जो फर्स्ट हमारे डेमोक्रेटिक अपसर्ज का जो पीरियड था फ्रॉम 1950 टू 1970, तब तक अगर आप पार्टिसिपेशन देखेंगे, पार्टिसिपेशन वाज गुड, लेकिन ये पार्टिसिपेशन जो था वो हमारी सोसाइटी की अपर एंड एलीट क्लास का था। इसमें लोअर और डिप्राइव्ड क्लास का पार्टिसिपेशन जो था वो कंपैरेटिवली बहुत कम था। उनको रियलिटी है कि जो हमारा डिप्राइव्ड क्लास था ना, तो उसमें अवेयरनेस थी, क्योंकि वोटिंग तो क्या है, वॉलंटियर है, ये तो आप फोर्स तो कर नहीं सकते किसी को, तो उसमें अवेयरनेस नहीं थी। उनको अपने वोटिंग राइट का जो इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो मालूम नहीं था। और जो कुछ पार्टिसिपेशन वो करना भी चाहते थे तो कहीं ना कहीं उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपर एंड एलीट क्लास के फेवर में ही अपना इलेक्टोरल ओरिएंटेशन शो करें। तो तीन बातें हो गई, अवेयरनेस नहीं है, वोटिंग राइट की अपनी इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस मालूम नहीं है, पार्टिसिपेशन जहां होता था उनका वहां पे कई बार ऐसे केसेस सामने, उनको प्रेशराइज किया जाता था टू वोट इन फेवर ऑफ द अपर एंड एलीट क्लास ऑफ आवर सोसाइटी, और उनके हाथ में पावर नहीं थी। रिजर्वेशन के थ्रू जहाँ पर वो आ गए सो आ गए, लेकिन जनरल की सीट जहाँ पे रही थी वहाँ एक डिप्राइव्ड क्लास का, सोशो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास का कोई कैंडिडेट आ जाए, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमारा जो डिप्राइव्ड क्लास था उसका पार्टिसिपेशन था, बट इट वाज लिमिटेड ओनली टू द रिजर्व्ड सीट्स। जो रिजर्व्ड सीट्स होती है ना कि यहाँ पे तो ओबीसी ही कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, यहाँ एसटी और एससी ही कर सकते हैं, तो उन रिजर्व्ड सीट्स तक तो उनका पार्टिसिपेशन था, लेकिन बियॉन्ड द रिजर्व्ड सीट्स उनका पार्टिसिपेशन वाज अराउंड निल, ठीक है। लेकिन सेकेंड अपसर्ज जब आया, सेकेंड अपसर्ज 1980s का टाइम हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इस टाइम पे अब आपको लगेगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सेकेंड अपसर्ज आ गया और पार्टिसिपेशन ऑफ डिप्राइव्ड क्लास स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स एक्चुअली इस टाइम से स्टार्ट हुई हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, और कास्ट एक बहुत बड़ा इश्यू था, एक बहुत बड़ा बेस था ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है।
अब रिजर्वेशन की जो स्टोरी है वो तो मैं आपको सुनाने जाऊंगी इन सोशोलॉजी। सोशल मूवमेंट हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं, तो सोशोलॉजी में मैं आपको इन डिटेल बताने की कोशिश करूंगी कि रिजर्वेशन के लिए क्या क्या कमिटीज़ बनी थी और फाइनली क्या हुआ था। इतना सी समझे स्टूडेंट्स आप, 1980 में 1980 में एक कमीशन था, दैट वाज बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 1980 में। ठीक है, तो बिंदेश्वरी प्रसाद जो मंडल था, उस मंडल ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन, उस कमीशन ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन हैंड ओवर की टू द गवर्नमेंट, और इस कमीशन ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि ओबीसी क्लास जो है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो है, उसको भी 27% रिजर्वेशन दिया जाए, 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो जैसे ही ये बात सामने आई कि 27% रिजर्वेशन दिया जा सकता है टू द ओबीसी, अब आप माइन्यूट डिफरेंस है कि उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, लेकिन ये रिकमेंडेशन 1980 में इम्प्लीमेंट नहीं हुई। These recommendations were implemented in 1989 in the rule of VP Singh। तो देखो, ये रिकमेंडेशन दी तो 1980 में गई थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुई 1989 में। तो ओबीसी को रिजर्वेशन कब मिला? 1989 में 27%। तब अब ये देखते ही हमारा जो अपर एलीट एंड जनरल क्लास था, जो कि नॉन रिजर्व्ड क्लास है, जिसको अपन अनरिजर्व्ड कहते हैं, जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इनमें एक तरीके से एक काउंटर मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम तो यूँ अकेले रह जाएंगे। आपने पहले एससी एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया, ठीक है, इसके बाद आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हो, तो धीरे धीरे करके सारी आप रिजर्व्ड ही करते जाओगे, तो वी द नॉन रिजर्व्ड और द जनरल कम्युनिटी, उसके पास क्या बचेगा? नथिंग। ठीक है, तो इसको लेकर इन्होंने काउंटर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और जनरल कम्युनिटी जो थी उन्होंने एक लॉबी करना स्टार्ट कर दी, और जनरल जो कम्युनिटी है उसने यूनिटी करना स्टार्ट कर दी। देखो, जब तक डिवाइडेड रहेंगे जनरल की बात कोई नहीं मानने वाला है। पावर इज इन यूनिटी, यूनाइट हो जाओ। तो सारी जनरल कम्युनिटीज़ जो थी, ठीक है, उसमें ब्राह्मण्स भी आ गए, उसमें आपके राजपूत्स भी आ गए, ठीक है, उसमें आपका वैश्य कम्युनिटी भी आ गया। तो ये सारी जो जनरल कम्युनिटी थी विच वॉज डिवाइडेड अर्लियर, पहले तो 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। अर्लियर दीज कम्युनिटीज वर डिवाइडेड इनटू 3 वर्णास, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अगर हम यूनाइट नहीं हुए तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो 1980s का टाइम आया कि इन्होंने यूनिटी कर ली, और जैसे ही ये यूनाइट हुए तो जो शूद्रा कम्युनिटी थी, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी, इंक्लूडिंग एससी एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटी, जिनका पहले पॉलिटिक्स में इतना पार्टिसिपेशन था नहीं, वो एकदम हैरान, शॉक्ड कि ये क्या है, हमको तो सिर्फ हमारा राइट मिल रहा है इन परसेंट ऑफ रेशियो, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसकी कंपैरिजन में हमको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो जनरल यूनाइट हुए, तो यहाँ से ओबीसी भी यूनाइट हुआ। अब इनको अपनी यूनिटी जो है वो शोकेस करनी है, तो आप कैसे शोकेस करेंगे अपनी यूनिटी? पावर गेन करने में। भाई, आपके पास पावर है, आप कब शो कर सकते हो? इन डेमोक्रेसी, इन इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, जो जीता वही सिकंदर। तो इस तरह से ये जो हमारी डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी इन फॉर्म ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी। अभी तक आपको लगा होगा मैम आपने तो ओबीसी के बारे में बताया था, ये एससी एसटी कम्युनिटी कहाँ से आ गई? अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी हमारी, वो भी अब यूनाइट हो गई, और यूनाइट होके इन्होंने भी पॉलिटिक्स में अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर लिया ह्यूज लेवल पर। क्योंकि देखो, आपको अगर सरकार से अपनी बात मनवानी है तो आपके पास होनी चाहिए पावर। इसीलिए तो आपको मालूम होगा जाट, गुर्जर, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, अजगर जिनको हम लोग कहते हैं, इलेक्शन टाइम पे यूनाइट हो जाते हैं। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी
आपके फेवर में वोट नहीं करेगी। तो इसी तरीके से जो डिप्राइव्ड क्लास था उन्होंने अपने आप को यूनाइट करना स्टार्ट कर दिया और यूनाइट होने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट से लॉबी करना स्टार्ट कर दिया। लॉबी का मतलब बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखो बार्गेनिंग कैसे करना स्टार्ट कर दिया कि हम आपको अपना वोट दें, बदले में आप क्या दोगे, सम पॉलिसीज, हमको कुछ पॉलिसी चाहिए इन फेवर ऑफ आर स्टेटस। तो इस तरीके से ये डिप्राइव्ड क्लास जो है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ बहुत ज़्यादा और तब से लेकर अभी तक ये यूनाइटेड हैं। SC/ST कम्युनिटी के बाद यहाँ तक आती है स्टूडेंट्स, एक्चुअली इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ठीक है, और इसके लिए एक प्रॉपर लॉ था नहीं। तो इन्होंने अपने लिए एक प्रॉपर लॉ मेकिंग के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया और फाइनली 1989 में हम आते हैं। 1989 में SC/ST कम्युनिटी जो है उनके एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट एक लॉ आया। आगे बढ़ते ही हम लोग नया हमारा एक, आपको मालूम है कि आफ्टर 1991 और इन 1991 हमारी कंट्री में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। एंड एज वी ऑल नो दैट देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स और द डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है जिसका कि हमारी पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके बारे में कि हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं इन आवर थर्ड अपसर्च। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करें तो क्या चेंज आया इसके बारे में आप एक बार देखें। देयर आर 3 शिफ्ट्स आपकी जो सिलेबस में हाईलाइट की गई है, बेसिकली 3 शिफ्ट्स इन आर इलेक्टोरल सिस्टम। कौन कौन से शिफ्ट आए थे ब्रीफली आप समझने की कोशिश करें। फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। अब फ्रॉम स्टेट टू मार्केट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसको आप यूँ समझें कि अर्लियर हमारा स्टेट जो था वो डोमिनेंट रहा करता था, लेकिन अब स्टेट धीरे धीरे करके लिमिटेड होता गया और हमारा मार्केट जो है वो एक्सपांड करता गया। इवन स्टूडेंट्स आपका जो वोटिंग बिहेवियर है वो भी अफेक्ट किससे होता है, अब मार्केट से, स्टेट से, या फिर स्टेट की पॉलिसीज़ जो हैं वो वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं अभी भी, ठीक है, आई एग्री विद दिस। लेकिन आज की डेट में मार्केट जो है वो और ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके वोटिंग बिहेवियर को। कैसे अफेक्ट करता है, कोई भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है मान लो, लेकिन अगर उन्होंने अपनी मार्केटिंग नहीं की, उन्होंने आप तक अपनी बात पहुंचाई नहीं कि देखो हमने ये काम किया है, तो जब तक वो गवर्नमेंट नहीं बताएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा और आपको लगेगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरी गवर्नमेंट है, करती कुछ नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉमिसेस करती है वो प्रॉमिसेस वो उसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करती है और आपको लगता है कि वास्तव में काम हो गया, ठीक है। तो पहले स्टेट बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड रहता था, आपका इलेक्टोरल बिहेवियर जो था वो टुवर्ड्स स्टेट रहता था। स्टेट आपके इलेक्शन बिहेवियर को, आपके वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करता था, लेकिन आज की डेट में मार्केट आपके वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इस वजह से आप देखेंगे कई लोग जो हैं, कई कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ, इलेक्शन कैंडिडेट्स की, वो अपना कैंपेन कंटेस्ट करने के लिए या फिर अपना कैंपेन कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से किसी एक्टर को बुला दिया, एक्ट्रेस को बुला दिया, कभी किसी का कैंपेनिंग करने के लिए सलमान खान आ गए, कहीं शाहरुख खान आ गए, तो इस तरह से वो स्टार्स को बुलाते हैं और उन्हीं से अपनी कैंपेनिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट है, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकता है। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि देखो हमारी ये पॉलिसीज़ हमने इंट्रोड्यूस की थी और इसका ये आउटकम रहा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया। और पहले स्टेट जो था वेलफेयर स्टेट भी रहा करता था, स्टेट वेरियस आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता था, लेकिन धीरे धीरे करके अब स्टेट जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं करने वाला है, धीरे धीरे करके वो अपनी सब्सिडीज़ जो है वो भी कम करता जा रहा है। अभी आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कैसे धीरे धीरे करके, मैं कह रही हूँ ना कि स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट का जो रोल रहता है कि आपकी सारी नीड्स कौन फुलफ़िल करेगा, स्टेट मीन्स हमारी गवर्नमेंट। इन अदर टर्म्स गवर्नमेंट वैसे स्टेट नहीं है, लेकिन हाँ जनरल टर्म में क्योंकि आप जो समझते हैं मुझे वही लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, तो हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी ड्यूटी है कि वो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करे। ड्यू टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन,
ये अब स्टेट के लिए भी मैंडेटरी हो गया है कि वो धीरे 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 करके अपनी जो भी स्टेक्स हैं वो बाहर निकाले और अब आपको आपके ऊपर डिपेंडेंट छोड़ दे, जैसा आपकी मर्जी हो आप करो। इन द सेंस आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना आपकी ड्यूटी होगी, स्टेट आपको ज़्यादा नहीं देगा। इस लॉकडाउन पीरियड में आप नोटिस करेंगे जो एलपीजी अब मैं वो पेट्रोलियम गैस पर आ रही हूँ, तो जो हमारा पेट्रोलियम गैस रहता है जिसको अपन डोमेस्टिक गैस भी कहते हैं, इस डोमेस्टिक गैस पर जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने बंद कर दी और किसी को बताया भी नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे करके जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट था कि रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन सब कुछ आपको कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। अब धीरे धीरे करके आने वाले आपकी जो मतलब कमिंग जनरेशन होगी वो एक ऐसे एरा में एंटर करेगी जहाँ पे स्टेट किसी तरह का पीडीएस सिस्टम नहीं होगा। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है टू क्लोज दैट पीडीएस सिस्टम, टू एंड दिस पीडीएस सिस्टम। बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मैं कह रही हूँ कि आपकी जो कमिंग जनरेशन है, आपके बाल बच्चे जब होंगे तब उनके सामने पीडीएस जैसा कोई सिस्टम नहीं होगा। भले आप यूज़ नहीं करते हो लेकिन हाँ दूसरे लोग तो करते हैं, हमारे एरा में तो एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन आपके बाल बच्चों के एरा में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो दूसरी सब्सिडी जैसे फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करने का रह गया है, फिर फार्मर को गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड करती है और फार्मर्स के वेरियस इंश्योरेंस होते हैं बाई गवर्नमेंट, वो सब खत्म होने वाले हैं स्टूडेंट्स। अभी जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं धीरे धीरे ये बंद हो जाएगी, धीरे धीरे आपका रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगा, आपकी रोडवेज बसेस जो हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी, सब कुछ प्राइवेट दिखेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स का भी प्राइवेटाइजेशन होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आने वाले 10 to 15 ईयर्स में होने वाला है। तो 10-15 साल में तो खैर आप लोगों की शादी हो ही जाएगी और आपके बाल बच्चे भी हो ही जाएंगे और मीनवाइल आपके बच्चे इस तरह का एक स्टेट देखेंगे जो कि वेलफेयर स्टेट तो नहीं है, स्टेट आपको आपके हाल पे छोड़ देगा। शुरुआत हुई थी 1991 से। अब गवर्नमेंट टू गवर्नेंस धीरे धीरे करके क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आया तो एक शिफ्ट ये भी देखा गया कि लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। कई इंटरनेशनल और इंटरनल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर था और गवर्नमेंट को कहा गया कि आप गवर्नमेंट सरकार मत बनो, आप सिर्फ जो लिमिटेड वर्क है ना, बहुत लिमिटेड काम है, सिक्योरिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इनको रेगुलेट करने का, आप बस ये काम करो। तो गवर्नमेंट अलग चीज़ है, गवर्नेंस अलग चीज़ है। तो सरकार को कहा गया कि आप तो गवर्न करो, बाकी गवर्नमेंट मत बनो। दोनों में डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट अगर है टर्म यूज़ किया जाता है तो इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, इसमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जबकि गवर्नेंस जो है वो कंपैरेटिवली सिटीज़न फ्रेंडली रहता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। अब गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि आप उनको कंट्रोल मत करो, आप तो बस फैसिलिटेट करो। कैसे? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बिफोर 1991 इंडिया में एक बहुत आपको अगर कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। बहुत सारी ऐसी अराउंड 552 अराउंड इतनी इंडस्ट्रीज़ थी, सेक्टर्स थे 552 बिफोर 91, जिसमें कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी हुई, कि प्लांट एस्टैब्लिश करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, जिसको लाइसेंस परमिट कहा जाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट कि हम आपको लाइसेंस तभी देंगे जब आप ये काम करोगे, कोई वो काम करोगे। तो गवर्नमेंट अब कंट्रोलर ज़्यादा थी। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई। हमने क्या कहा? हमने गवर्नमेंट को करा इट इज़ नॉट नीडेड टू कंट्रोल अस, जस्ट रेगुलेट अस। बस ध्यान रखो कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बाकी हमको कंट्रोल करना कि लाइसेंस नहीं देंगे, परमिट नहीं करेंगे, ये अब गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं रही। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या होगी? बस फैसिलिटेटर होगी। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाह रहा है तो उसको लोन दे दिया, वहाँ पे इंफ्रा बिल्ड कर दिया, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेटर बनेगी कि आप इंडस्ट्री ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको उन सारी फॉर्मेलिटीज़ में अटकाएंगे नहीं कि लाइसेंस लो, परमिट लो, नहीं, आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको लोन दे रही हूँ, मैं आपको सब्सिडी दे रही हूँ,
हम आपके लिए इंफ्रा बिल्ड करेंगे। इसी के लिए तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट किया है दैट इज़ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में हम क्या करते हैं? मेक इन इंडिया में हम कंट्रोल नहीं करते किसी चीज़ को, वो कंपनी है जो आएगी वो करेगी, भाई जो पैसा लगाएगा वही कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है कि हम आपको जो चीज़ चाहिए हम देंगे, बस हमारे यहाँ पे आप आके प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इस थर्ड डेमोक्रेटिक जो अपसर्च था उसमें पार्टिसिपेशन किसका इंक्रीज हुआ? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्च जो था उसमें इलीट एंड अपर क्लास का पार्टिसिपेशन ठीक था। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्च जब आया तो उसमें पार्टिसिपेशन ST, SC, OBC एंड डिप्राइव्ड क्लास का पार्टिसिपेशन। देन स्टूडेंट्स, आंसर इज यूथ। आज की डेट में 70 करोड़ यूथ जो है वो वोटर है, 70 करोड़ यूथ वोटर है। तो ऐसा वोटर जो है जो कि पूरे के पूरे इलेक्शन को चेंज कर सकता है, और यूथ को आपकी बुक में जो टाइटल दिया गया है दैट इज़ ऑफ गेम चेंजर। यूथ जिसके फेवर में हो जाए ना वो गेम चेंज कर सकता है, वो पावर गेन कर सकता है इन पॉलिटिकल सिस्टम। अगर यूथ राहुल गांधी के साथ हो जाए तो राहुल गांधी को जीतने से कोई नहीं रोकेगा, अगर यूथ मोदी के साथ हो जाए तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से आज की डेट पे हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो टारगेट करती है यूथ को कि यूथ कैसे हमारे फेवर में आएगा। यूथ कैसे फेवर में आएगा? यूथ को फेवर में लाने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करो, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब सोशल मीडियाज़ को आप यूज़ करें। तो आपको मालूम है ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक IT सेल होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल, उसके थ्रू वो यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ईच एंड एवरी पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक यूथ विंग होता है। एक तो मेन पार्टी रह गई, मेन पार्टी के अंदर फिर ब्रांच रहती है लेडीज़ विंग, यूथ विंग, बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस भी रहती हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। लेकिन हाँ, यूथ इतना इम्पॉर्टेंट है कि उस यूथ की अपनी एक विंग बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, और वो जो है वो उसको अफेक्ट करता है। So students, this is the end of this video and congratulations, this chapter is completed now. If you have any query, doubt or problem, then contact to me. In next video we will start a new chapter. Till then, keep learning.